नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये डी ट्रिपल एस बी वेलफेयर ऑफिसर की प्रिपरेशन के क्रम में 11th के बाद ये 12th वीडियो होगा। 11th वीडियो में हमने जो केरला पीसीएस में जेल ऑफिसर की वैकेंसी आई थी, उसके जो क्वेश्चन पेपर थे उसको हमने डिस्कस किया था 50 नंबर तक। तो अब हम 50 से आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को ओरिएंट कर दूं कि डी ट्रिपल एस बी के लिए हमने जो अभी तक 11 वीडियोस डाले हैं आप वो देख लीजिए। उससे पहले कुछ ओरिएंटेशन के लिए वीडियोस डाले हैं वो आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि कोई बुक बता दीजिए। मैं बुक के लिए बार बार ये चीज़ बोल चुका हूँ कि कोई बुक रेलेवेंट नहीं है मार्केट में जो एक कंक्लूसिव वे में दिया गया हो, जिसमें सारे सिलेबस कवर किए गए हों। तो उसके भरोसे आप मत रहिए। आपको जैसे पहले बताया है हमने वीडियोस में वो आप देखिए। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, सोशोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, सोशल वर्क भी पढ़ना पड़ेगा, क्रिमिनोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। इतने डोमेन में आपको 5 डोमेन में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में जितने एक्ट हैं प्रिजन से रिलेटेड, जितने एक्ट हैं सोशल जस्टिस से रिलेटेड, जितने एक्ट हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, जितने एक्ट हैं चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड, जितने एक्ट हैं विमेन राइट्स से रिलेटेड, ये सब से आपको थोड़ा-थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, यानी ओवरव्यू लेना पड़ेगा। अब आपको लगेगा कि इतना सारा कहाँ से पढ़ोगे आप? तो देखिए, मैं तो पूरा प्रयास करूँगा। अभी थोड़ा-सा मेरा पर्सनल कुछ इश्यू चल रहा था, इसलिए मैं कंटिन्यू इधर नहीं कर पाया 7-8 दिन से। आपने देखा होगा स्पेशल फ़ोकस्ड होके वीडियो नहीं आया है DSSP पे। बट हाँ, ये है कि मुझे ये चीज़ ध्यान में है कि हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, तो आप लोगों को कराऊँगा जितना हो सकेगा। और अभी एग्ज़ाम को भी थोड़ा-सा 30 मार्च तक उसमें तो शेड्यूल आ ही गया है, उसमें होगा नहीं, अप्रैल में ही होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए थोड़ा-सा मैं भी रिलैक्स हो गया था। बाकी कुछ अपने पर्सनल काम की वजह से भी मैं थोड़ा कम वीडियो बना पाया हूँ इधर। तो फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन से। और जितने लोगों ने ये सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से मुझे कुछ ज़रूरत पड़ने वाली है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बार बार पूछा भी कि सर इस कोई पेड चैनल, तो पेड चैनल तो नहीं चलाता हूँ, बट आप लोगों को मैं कुछ टास्क दूंगा वेलफेयर के लिए। तो अगर आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आई थिंक वो काम बहुत अच्छा हो जाएगा। फिलहाल अभी तो ये इस क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन है, एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग मेनी रिलेशनशिप विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इज नो। ये जो एक साथ में कई लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की जो कला होती है, जो स्किल होता है, उसको क्या कहते हैं? इसको इंगेजमेंट कहते हैं। चूज वन एडवांटेज ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन। पीपल्स पार्टिसिपेशंस का जो एडवांटेज होता है वो क्या होता है? सेल्फ रिलायंस। नेटवर्किंग वर्क ओनली व्हेन। तो नेटवर्किंग कब काम करता है? जब देयर इज अ सेट ऑफ कॉमन वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। जब कॉमन एक कुछ नियम कानून होंगे, कुछ उनके सेम वर्च्यू होंगे, सेम रिचुअल्स होंगे, कॉमन इंटरेस्ट होगा, तभी एक नेटवर्क बनता है। तो 53 का सी हो जाएगा। उसके बाद 54 है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का बेसिकली जो फेज था वो 1952 के आसपास का फेज था। ठीक है, तो जब जहाँ पे आ जाएगा 50, 51, 52, 53, तो वहाँ 52 लगाना है। कहीं कहीं आपको फेज दे दिया जाएगा, तो वहाँ 50 से 55 के बीच का फेज जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है, ऐसे पर्टिकुलर 1952 को माना जाता है। उसके बाद में 55 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ सोशल एक्टिविस्ट। तो अब इसमें सोशल एक्टिविस्ट में देखा जाए तो मेधा पाटेकर का नाम आएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेके। तो बाकी इसमें जैसे राजा राम मोहन राय, ये सोशल एक्टिविस्ट नहीं कह सकते इनको, इनको सोशल रिफॉर्मर कह सकते हैं। ये बहुत बड़ी कुरीतियों को इन्होंने खत्म किया। मदर टेरेसा एक कह सकते हो कि केयर गिवर का काम उन्होंने, और हॉस्पिटल में रहते हुए एक आइडियल नर्स का काम किया। ठीक है, तो इस वजह से मेधा पाटेकर को ही एक्टिविस्ट यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद में है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ रूरल कम्युनिटीज। तो रूरल कम्युनिटीज के फीचर्स क्या होते हैं? जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं उनके अंदर क्या सेकेंडरी रिलेशनशिप्स होते हैं? नहीं, प्राइमरी रिलेशन होता है, आपस में सब लोग बातचीत करते हैं। सोशल एनोनिमिटी नहीं होती है, एकता होती है। सोशल होमोजेनिटी, इंडिविजुअलिज्म, तो इंडिविजुअलिज्म नहीं होता है वहाँ। जो होता है वो सबका होता है। एक बाग का जो बगीचा होता है उसमें सभी लोग जाके बैठ के जो है छाँव में एंजॉय करते हैं। बगीचे में वहाँ पे अपना धान का या गेहूं का जो मड़ाई करते हैं,
तो ऐसा वहां पे होता है, इंडिविजुअलिज्म नहीं होता है। सोशल होमोजेनिटी, सामाजिक एक रूपता जरूर होता है। तो 56 का सी हो जाएगा। 57 देख लेते हैं, नेटवर्किंग इन्वॉल्व्स। तो नेटवर्किंग में क्या इन्वॉल्व होता है? लिंकेजेस विद एसोसिएशन विद सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। थोड़े से पहले जो क्वेश्चन था ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है कि एक एसोसिएशन होगा और एसोसिएशन, उस एसोसिएशन के मेंबर्स का सबका एक ही ऑब्जेक्टिव हो। जैसे यहाँ पे जितने लोग आप लोग क्लास देख रहे हो, इन सबका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है सबका DSSB में वेलफेयर ऑफिसर बनना। उसके लिए आपका सेम ऑब्जेक्टिव हो गया। और एसोसिएशन क्या है? सपोज करो रोहित के चैनल पे आप लोग पढ़ रहे हो, तो हमने एक एसोसिएशन बना दिया जितने भी लोग हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे या इस यूट्यूब चैनल पे जो भी क्लासेस है, इंफॉर्मेशन है, इससे रिलेटेड है। तो एसोसिएशन का एक सिमिलर ऑब्जेक्टिव हो गया, और ये एक नेटवर्किंग का ही प्रारूप होता है। उसके बाद 58 में देख लेते हैं सोशल एक्शन क्या है। तो सोशल एक्शन बेसिकली जब कोई मास लेवल की प्रॉब्लम आती है, तो मास इकट्ठा हो जाता है, यानी जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाए, एक ऑब्जेक्टिव हो उनका, और एक ऑब्जेक्टिव को लेके जब कोई बहुत बड़ा काम करता है, बट लेजिटिमेट होना चाहिए, यानी कानून के दायरे में होते हुए, तो उसको सोशल एक्शन बोला जाता है। और ये सेकेंडरी मेथड ऑफ सोशल वर्क में आता है। प्राइमरी मेथड में क्या आता है? प्राइमरी मेथड में आ जाएगा आपका सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क, और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीन प्राइमरी में आ जाता है। सेकेंडरी में आपका आ जाता है सोशल एक्शन, सोशल वर्क रिसर्च, और एक सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो छह माने जाते हैं मेथड्स सोशल वर्क के। तो ये तीन प्राइमरी और तीन सेकेंडरी आपको टिप पर रटे होने चाहिए। तो सोशल एक्शन सेकेंडरी में आ जाएगा। उसके बाद में है सेल्फ हेल्प ग्रुप इन्वॉल्व। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या इन्वॉल्व होता है? सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प। 8-10 लोग बेसिकली, ज़्यादातर फीमेल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो कुछ कुछ वो जो है पैसे इकट्ठा करती हैं, फिर उस पैसे का इमरजेंसी में जिसको ज़रूरत पड़ता है, मिनिमम ब्याज पे, मिनिमम इंटरेस्ट पे उनको दे दिया जाता है उसको। तो इसीलिए उसको सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प की क्राइटेरिया में रखा जाता है। 60 है पावर स्ट्रक्चर मीन्स। तो पावर स्ट्रक्चर क्या करता है? हायरार्की डेवलप करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी डेवलप करता है। आपने देखा होगा एक ऑफिस में कोई बॉस होता है, बॉस के नीचे कोई डिप्टी बॉस होता है, फिर डिप्टी बॉस के नीचे कर्मचारी होते हैं, सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उसके नीचे पियोन्स होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी एक दूसरे के ऊपर पावर और अथॉरिटी होती है, और जो लीगल होती है, और उसी के हिसाब से पूरा ऑफिस चलता है या पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलता है। 61 है विच इज नॉट एन इसेंशियल फंक्शन ऑफ द फैमिली। तो फैमिली का फंक्शन जो एसेंशियल फंक्शन है, प्रोक्रिएशन, यानी फैमिली का जो संख्या है बढ़ाना, बच्चे, बच्चे के बच्चे, प्रोविजन ऑफ अफेक्शन एंड केयर, ये भी है, प्रोविजन ऑफ होम, ये भी है। बट एजुकेशन क्या इनिशियल एसेंशियल फंक्शन में आता है? फैमिली में सारा एजुकेशन मिलता है? नहीं मिलता है। प्राइमरी अगर बात करता है ना, तो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फैमिली में मिलता है। तो ये हो जाएगा विच इज नॉट एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ द फैमिली में एजुकेशन। एंड 62 है टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च design that looks into the dynamics of a particular characteristics of the population over time। तो बेसिकली दो तरीके की हम लोग रिसर्च देखते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है क्रॉस सेक्शनल। तो ये क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है? एक बार में ही एक पॉपुलेशन पे स्टडी किया जाता है, एक ही बार में डेटा लिया जाता है। बट जो लॉन्गिट्यूडनल होता है, उसमें एक ही पॉपुलेशन पे मल्टीपल इंटरवेंशन करके उसका रिजल्ट, उसका आउटकम देखा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा द टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिजाइन दैट लुक्स इनटू द डायनामिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन ओवर टाइम। तो ये ट्रेंड स्टडी में आएगा कि उसका ट्रेंड कितना बदल रहा है, इस इंटरवेंशन के देने के बाद उसका ट्रेंड क्या हो रहा है। या मान लिया मेडिसिन का देख रहे हैं इफेक्ट, एक बार 500 mg का पैरासीटामोल दिया, तो देखा कि कितना इम्पैक्ट आया, फिर नेक्स्ट डे उसको 500 से बढ़ा के दिया या किसी और मेडिसिन के साथ ऑगमेंट करके दे दिया, तो उसकी ट्रेंड देखी जाती है सुधार की, या उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं। तो ये ट्रेंड स्टडी हो जाएगा। बेसिकली आपको समझना यह है कि दो तरीके की होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडनल में एक ही रिस्पोंडेंट से अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है उसका बदलाव देखा जाता है इंटरवेंशन का उसके ऊपर, और क्रॉस सेक्शनल में सिर्फ एक बार होता है। 63 है द लेवल ऑफ मेजरमेंट इन विच द एट्रीब्यूट्स कैन बी रैंक ऑर्डर। तो ऑर्डिनल से आपको पता ही चला, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ये चार तरीके के मेजरमेंट के लेवल है। तो ऑर्डर में जो होता है वो ऑर्डिनल होता है। द एक्सटेंट टू विच डिफरेंसेस फाउंड विद अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रिफ्लेक्ट टू डिफरेंट अमंग दोज बीइंग टेस्टेड,
इसमें वैलिडिटी है, प्रिसीजन है, रिलायबिलिटी है, प्रेडिक्टेबिलिटी है। तो जो ये क्वेश्चन है ये पूछना क्या चाह रहा है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो कितना रिलायबल है, कितना वैलिड है, ये चेक करने के लिए क्या क्या करते हैं। तो द एक्सटेंट टू विच डिफरेंसेस फाउंड विद द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रिफ्लेक्ट टू डिफरेंट अमंग दीज बीइंग टेस्टेड, तो ये वैलिडिटी को चेक करता है। इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सा नहीं है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग में सभी के इक्वल चांस टू चूज एन, कोटा सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो बेसिकली इसमें आप देख रहे हो जैसे कोटा आ गया ना, तो कोटा जहां लगा दिया गया कि इसमें सिर्फ जो है पर्टिकुलर एक एज के बंदे को लिया जाएगा, इस एज सेक्स के बंदे को लिया जाएगा, तो फिर वो प्रोबेबिलिटी सबको चुने जाने की नहीं रहती है। तो कोटा सैंपलिंग क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। 66 a question in which the working is likely to incline the respondent to give a particular respondent is called। तो 66 बहुत ही बेसिकली ये लीडिंग क्वेश्चंस में हो जाता है कि मतलब एक ऐसा क्वेश्चन डेवलप करना कि क्वेश्चन फिर से बन जाए। अ क्वेश्चन इन विच द वर्किंग इज लाइकली टू इंक्लाइन द रिस्पोंडेंट टू गिव अ पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट इज कॉल्ड। एक अलग क्वेश्चन उसमें से मन में जनरेट होता है, उसको लीडिंग क्वेश्चन बोलते हैं। Research studies intended to develop hypothesis for advanced research studies in the study areas। तो इनका कहने का मतलब है कि ऐसा रिसर्च या ऐसा स्टडी जो हाइपोथेसिस डेवलप करता है एक एडवांस रिसर्च और एक एडवांस स्टडी के लिए, तो उसको किस में रखेंगे, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। एक आप चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हो, कुछ नया चीज नहीं दे रहे, जो ऑलरेडी है उसी में कुछ कुछ आप स्टडी करके उसके बेसिक्स को एक्सप्लोर कर रहे हो या बेसिक्स से ऊपर की बात को एक्सप्लोर कर रहे हो। 68 का है सैम्पलिंग टेक्निक इन विच अ फ्यू रिस्पोंडेंट्स लीड द रिसर्चर टू मेन रिस्पोंडेंट। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली स्नोबॉल सैंपलिंग में आता है, मतलब एक दूसरे के साथ लिंक करते जाना, चेन बनाते जाना। बेसिकली ये यूज होता है डी एडिक्शन के लिए, क्योंकि अल्कोहल वाला बंदा जल्दी रिवील नहीं करता कि मैं अल्कोहल लेता हूँ। तो सपोज करो ए बंदा है जो हमारा रिस्पोंडेंट है, वो अल्कोहल लेता है, अल्कोहल इंड्यूस्ड साइकोसिस है या अल्कोहल डिपेंडेंस का क्राइटेरिया में फॉल करता है। तो फिर हम उससे पूछेंगे कि कोई और तुम्हारा दोस्त है, तो वो अपने दोस्त से मिलवा देगा, फिर वो अपने दोस्त से मिलवा, ऐसे करके चेन बनता चला जाएगा। तो इसको स्नोबॉल सैंपलिंग बोलते हैं। 69 है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन डेटा सेट। तो हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया भी था इसमें यूपीवीएमएस में। मोड, मीन, मीडियन, मोड, ये तीन चीजें होती हैं जो एवरेज वैल्यू बताती हैं किसी भी स्टैट्स का, किसी भी डेटा का। तो मीन जो होता है वो अरिथमेटिकल एवरेज होता है, मीडियन क्या होता है, वो पोजिशनल एवरेज होता है, और मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू यूज्ड इन दैट डाटा सेट। तो जैसे 10 साल के 10 लोग हैं, 12 साल के 4 लोग हैं, 15 साल के 2 लोग हैं, तो इसमें फ्रीक्वेंट जो मोड हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, है ना। तो यही पूछ रहा है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू इन अ डाटा सेट, तो ये मोड हो जाता है, जिसको हिंदी में बहुलक बोलते हैं। तो हिंदी भी पता रहना आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि कभी कभी शब्दों से ही पता चल जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी जो बहुत ही शार्प बताता है कि मध्य वैल्यू क्या होगी, वो मीन होता है। मीडियन जो होता है वो पोजिशनल होता है। when there is perfect correlation between two variables, the value of the correlation coefficient is, जो इसमें इन्होंने बोला है कि परफेक्ट कोरिलेशन, तो परफेक्ट कोरिलेशन जो बताएगा वो हमेशा जो है +1 या -1 बताएगा। +1 और -1 का मतलब या तो पॉजिटिव कोरिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन, और नो कोरिलेशन में 0 आ जाएगा। हाई लेवल की जो पॉजिटिव कोरिलेशन यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, उसको +1 से दिखाते हैं, -1 से दिखाते हैं, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी, सॉरी, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। तो इस तरीके से ये कोरिलेशन, और अगर इनडायरेक्ट कोरिलेशन होता है तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो 71 का हो जाएगा सी। द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस इज नोन एज। राइट टू गिव ऑर्डर्स यानी अधिकार किस चीज के लिए, ऑर्डर देने के लिए, एंड द पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस, और उनके पास शक्ति हो उस चीज को लागू करवाने के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे। ये पावर होगा, अकाउंटेबिलिटी होगा, अथॉरिटी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ये थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो हमेशा जो होता है अथॉरिटी, अथॉरिटी क्या की जाती है, पर्टिकुलर जो पढ़ाई लिखाई करके आप गेन करते हो। पावर तो डिफरेंट चीज हो जाती है, ठीक है। इट इज
it only implies the transfer of function and not of authority. The reference is to, तो ये क्या हो जाएगा, डिलीगेशन, यानी जिसको लीगलाइज ना किया जाए, जिसको डिलीगेट मतलब कानूनी तौर पे ना हो, उसको डिलीगेशन कहते हैं। 74 है द मोस्ट लॉजिकल क्राइटेरिया टू डिस्टिंग्विश अ लाइन फंक्शन फ्रॉम स्टाफ इज द अथॉरिटी रिलेशनशिप। 75 है, इसमें देखिए डिसेंट्रलाइजेशन इज ए सिचुएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लार्जर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डाउन द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो डिसीजन मेकिंग है वो नीचे लोग भी ले सके, तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन भी कहा जाता है, विकेंद्रीकरण। और जो नीचे आपके सहकर्मी है या जो आपके विलो काम करने वाले हैं वो भी उनकी डिसीजन मेकिंग, उसको पावर का विकेंद्रीकरण कहते हैं। हैरी फेयोल इज फेमस फॉर, तो हैरी फेयोल किस चीज के लिए फेमस थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए। 77 का देखते हैं, policies are the general statements that guide administration's thinking in the decision making process। उसके बाद में है 78, थियरी एक्स एंड थियरी वाई इज गिवन बाई। तो बेसिकली जो थियरी एक्स और थियरी वाई जो दिया गया था मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया था, और ये कहीं ना कहीं जो है सोसाइटी के जो रूल रेगुलेशन बनते हैं और उनका मैनेजमेंट देखा जाता है, उसके लिए थियरी एक्स और थियरी वाई है। इसके लिए डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, और ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है इस फील्ड के लिए, तो इसको अभी स्किप करते हैं। 79, इट इज़ अ डिज़ायर to maximize one's potential and to become what one be capable of becoming. The reference is to self actualization। तो 79 का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को जो आप लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पढ़ते हो। एंड 80, ये क्वेश्चन एमसीआरई में आया था, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड वाज सेटअप इन द ईयर, इसको बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन गलत किया था। ये है 1953 में सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। इसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि जो काउंसलिंग सेंटर्स बनाए गए थे वो किसने बनाया था, तो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड ने बनाया था। ये नहीं पूछा गया था कि किस ईयर में आया है, तो ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड कब बना, 53 में। और ये जो काउंसलिंग सेंटर्स बनाए गए इसी के अंडर बनाए गए। Organized provision of resources and services for the society to deal with social problems is known। तो सोशल प्रॉब्लम के साथ जो डील करते हैं सोशल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। Which of the following is not a ground for divorce under Hindu Marriage Act? Adultery, infertility, cruelty, leprosy। इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन सा ऐसा आधार है जिस पे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डाइवोर्स नहीं दिया जा सकता है। तो इनफर्टिलिटी के बिहाफ पे नहीं, एडल्टरी है तो क्रुएलिटी यानी बहुत मार करता है, बहुत मारता पीटता है मतलब कोई भी स्पाउस, या लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, तो उस बिहाफ पे डाइवोर्स हो सकता है, बट इनफर्टिलिटी के आधार पे नहीं हो सकता है। उसके बाद में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको पीआईएल बोलते हैं, इज लॉ सूट फील्ड फॉर अ कॉमन काज बाय समवन नॉट डायरेक्टली अ पार्टी टू द इशू। पीआईएल आप लोग सुनते होंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट यानी जिसमें लोगों की जो है बहुत ज़्यादा हित है और उस वो हित जो है हित के खिलाफ कोई फैसला है तो पीआईएल इंसान दायर कर सकता है। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, लीगल राइट, सोशल राइट। तो पहले इसको जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको फंडामेंटल राइट में रखा गया था, लेकिन बाद में अमेंडमेंट करके इसको एक लीगल राइट कर दिया गया, ना कि फंडामेंटल राइट। 85, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन इज फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड अंडर। तो अब ये किस में आएगा, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये आएगा राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 के अंदर, ऑन द बिहाफ ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, इसमें जो है इसके बिहाफ पे कोई आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। एंड 86 है, विच इज नॉट अ चाइल्ड राइट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। तो इसको INCRP भी बोलते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। तो ये ध्यान रखना, इसका एब्रिविएशन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये हो जाएगा राइट टू वर्क, इनको राइट टू पार्टिसिपेशन है, प्रोटेक्शन है, डेवलपमेंट है, काम नहीं कराना है अभी बच्चे को। द टर्म रेलेवेंट फैक्टर कम्स अंडर, तो ये किस में आता है, 87 का ये हो जाएगा वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट में रेलेवेंट फैक्टर है, यानी इसके लिए आपको लेबर लॉ पढ़ना पड़ेगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ पॉवर्टी गिवन बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है पॉवर्टी को किससे मेजर किया जाता है, या इसमें पूछा एक ऐसा है जिसको नहीं किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा ह्यूमन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। बाकी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब जो है पॉवर्टी को मेजर करते हैं। और अभी जो नया आया है मल्टी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको पढ़ने की ज़रूरत है। इसके टोटल 10 जो है अलग अलग डोमेन बनाए हैं, जिसको इंडिया ने बोला है कि हम इसके आधार पे अपने यहाँ की पॉवर्टी को मेजर करेंगे, किसी और के आधार पे हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि पॉवर्टी सिर्फ 2-3 डोमेन पे नहीं मापी जा सकती है। एंड विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर 100 डेज ऑफ वर्क टू रूरल पुअर, तो मनरेगा है, और ये महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना जिसको बोलते हैं। तो इसको याद रखो, फुल फॉर्म भी 100 दिनों का होता है गारंटी, तो ये भी याद रखो, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। द मोस्ट प्रीसियस एंड डिफिकल्ट रिसोर्सेज टू मैनेज, किसको, मैन को, सबसे भाई सभी को मैनेज कर सकता है इंसान, इंसान को मैनेज करना थोड़ा सा टफ होता है। द आर्गुमेंट दैट लीडर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड इज सपोर्टेड बाई, ये मतलब कहा जाता है कि जो लीडर होता है, नेता है, वो पैदा होता है ना कि बनता है। तो ये कौन कहता है, ये ट्रेट थियरी कहता है। ट्रेट मतलब जो आपके अंदर इनहेरिटेंट होता है बचपन से, आपके पेरेंट्स से जो आपको मिला हुआ होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज ग्रेप वाइन, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अनकॉन्शियसली हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से करते हैं, उसको ग्रे पॉइंट बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर अ जॉब इज, मतलब जब जॉब के लिए आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकालते हो, उसको क्या बोलते हैं, पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। तो रिक्रूटमेंट में आप जो है एक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाते हो, तो इस पूरी प्रक्रिया को रिक्रूटमेंट प्रोसेस बोलते हैं। और वो जो आप एक जिसमें रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन करते हो, जॉब डिटेल, तो वो एक अट्रैक्टिंग अगर आप बनाते हो तो उससे बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते हैं। तो पूरी प्रोसेस की बात की गई है। तो द आइडिया ऑफ सर्वोदय किसका था, द आइडिया ऑफ सर्वोदय था सभी का उदय हो, गांधी जी का। और ये किस चीज के था, राइज ऑफ ऑल, राइज ऑफ द लास्ट पर्सन, राइज ऑफ द वंस कंट्रीमैन एंड सोशलिज्म। तो ये बेसिकली इसी से पता चलता है, शाब्दिक अर्थ से, राइज ऑफ ऑल यानी सभी का विकास हो। फर्स्ट स्टेज इन प्रोजेक्ट प्लानिंग साइकिल, किसी भी प्रोजेक्ट का प्लानिंग करते हो तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन। और यही चीज जो है जब आप रिसर्च के लिए जाते हो, तो प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम ही होता है। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल इज पार्ट ऑफ, जो सिलेक्शन है और फिर उसको ट्रेनिंग देते हो, तो ये सब क्या है, मैन पावर ही तो डेवलप कर रहे हो। तो कैपेसिटी बिल्डिंग भी कहीं कहीं कहा जाता है, तो ये मैन पावर प्लानिंग में आ जाएगा। 97 है, इट इज नॉट अ फीचर ऑफ अंडर डेवलपमेंट, क्या है, हाई लेवल टेक्नोलॉजी। हाई लेवल टेक्नोलॉजी तो आपको डेवलपमेंट की ओर ले जाएगा। लो पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आय कम है अगर, तो वो अंडर डेवलपमेंट को दिखाता है। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी बहुत है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये सब अनएम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। बट हाई लेवल टेक्नोलॉजी तो आपको डेवलपमेंट की ओर ले जाएगा। 98 है, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इनिशिएट्स ड्यूरिंग, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब स्वामीनाथन कमेटी आया था, और उसी के टाइम पे नरसिम्हा राव जी आए, तो ये 1992 और 1993 का दौर था जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी उस टाइम लॉन्च की गई थी। विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ अ प्राइमरी ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप का फीचर क्या होता है, पर्सनल रिलेशनशिप, स्मॉल साइज, इंटीमेसी, टास्क ओरिएंटेशन। तो बेसिकली इसमें टास्क ओरिएंटेशन नहीं होता, इंटीमेसी होती है, स्मॉल साइज होता है, पर्सनल रिलेशनशिप यानी एक दूसरे को क्लोजली लोग जानते हैं। द प्रोसेस वेयर बाई एन इंडिविजुअल लर्न्स द वेज ऑफ लाइफ ऑफ हिज और हर सोसाइटी, तो इसको पूरे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण। तो बेसिकली ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और आप लोगों को मुझे लगता है अच्छा खासा समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं कहेंगे, इसमें रिसर्च के क्वेश्चन अच्छे खासे थे, और ये रिसर्च का क्वेश्चन आएगा भी। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को यही बोलूँगा
कि जितने डोमेन में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इतने डोमेन में आपको अलग-अलग पढ़ने की ज़रूरत है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत आएगी। किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर आप आधारित मत होइए, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। अगर आप किसी एक एजुकेटर, एक यूट्यूबर के चक्कर में आके अपना खुद का पढ़ाई नहीं करते हैं, तो सिर्फ़ क्वेश्चन को देख लेने से, सॉल्व कर लेने से आपका काम पूरा नहीं होगा। आप मतलब बाउंड्री तक तो पहुंच जाओगे, बट बाउंड्री के बाहर फाइनल सिलेक्शन लेने से रह जाओगे। तो इसीलिए आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखो, और मैं कोशिश करता रहूँगा जितना होगा मेरे से। मैं पूरा कभी किसी से ये नहीं कहता कि हम सब कुछ करा के दूंगा, लेकिन हाँ, कोशिश रहेगी आपके एग्ज़ाम में जाने से पहले पहले मैं इतना आपको बता के भेजूंगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए जो भी आपके दोस्त हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।